हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और कौन से चैप्टर के? जैव प्रक्रम के। जी हाँ, आपका बायो का पहला चैप्टर है जो कि जैव प्रक्रम है, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हम एमसीक्यूज देखेंगे जो कि टॉप 50 हैं और जो कभी ना कभी आए हैं बोर्ड एग्जाम में, और 2023 और 22 में जो आए हैं उनको तो हम कवर कर ही लेंगे। आपको पता है कि आपका वेटेज एमसीक्यू का भी बहुत रहता है, 20 एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, तो ये 20 नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारी 10th की साइंस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट देखिए, साइंस में बहुत हेल्प होगी आपको। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा। देखिए प्रश्न 1, ठीक है, हमारा प्रश्न 1 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्या आवश्यक है जरा सोचिएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी। तो उपयुक्त सभी, डी आंसर हमारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको स्वपोषी पोषण के बारे में अगर पता होगा तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए सबकी आवश्यकता होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2023 का है। मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए ही लेके आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता ये बोला गया है। तो देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण भी होता है, और CO2 का तो मेन काम रहता है, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन भी होता है। क्या नहीं होता? तो ये नहीं होता। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन, ये उसमें नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है ना? तो किसका संश्लेषण नहीं होता प्रकाश संश्लेषण में? देखो, ऑक्सीजन का होता है, जल का होता है और ग्लूकोज का भी होता है। CO2 का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है? ये भी 2023 में आ चुका है। तो कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है हमें पता है इजीली, क्या कि जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। निम्न में से कौन परपोषी नहीं है? तो नहीं है बोलना है। तो मनी प्लांट जो है वो परपोषी नहीं है। ठीक है, बाकी सब परपोषी हैं और मनी प्लांट परपोषी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। 2022 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। ATP तथा NADP (2H) का निर्माण होता है, तो ये किस में होता है? NADP 2H और ATP का, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? स्टोमेटा में। किस में पाई जाती हैं? स्टोमेटा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में किसका निर्माण होता है? तो ATP एवं NADP 2H, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर याद रखिएगा। ATP एवं NADP × 2H का निर्माण होता है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है, तो क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। पादपों में यानी कि पौधों में वायु प्रदूषण को कम कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। नेक्स्ट है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशिकीय अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? अप्रकाशिकीय अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो पता होगा, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होगी? क्योंकि जल में क्या होता है? H2O होता है, ऑक्सीजन होती है, तो जल से ही उत्पन्न होती है। क्लियर होगी मेरी बात? अब देखो 2023 में ये क्वेश्चन आया था जठर ग्रंथियों का, और ये बहुत बार आ चुका है। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पे उपस्थित होती हैं? तो ये अमाशय में उपस्थित होती हैं। कहाँ पर होती हैं? अमाशय में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पित्त का संश्लेषण होता है, तो पित्त का संश्लेषण किस में होता है? यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, तो मनुष्य में जो ग्रास नली होती है उसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। कितनी? 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बोलते हैं ना कि भाई तेरे दूध के दांत तो टूटे नहीं, तो जो बचपन में हमारे दांत होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। यकृत स्त्रावित करता है, तो यकृत क्या स्त्रावित करता है? यकृत
पित्तरस को स्त्रावित करता है ना, फ्लो करता है। तो यकृत जो है बहाता है किसको, पित्तरस को। 2014 में, 15 में और 18 में आ चुका है और बहुत भी बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यकृत वाला हो गया। अब देखिए जठर रस स्त्रावित होता है, तो जठर रस किसमें स्त्रावित होता है, अमाशय में, अमाशय से। ठीक है, तो ये दोनों रसों में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पित्तरस किसमें होता है, यकृत में होता है, यकृत स्रावित करता है। और जठर रस को कौन स्रावित करता है, अमाशय। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप याद रखिए कीड़ा। क्या याद रखोगे, कीड़ा। तो कीड़ा अगर जल में जाएगा तो जल में मर जाएगा, कीड़ा अगर जल में जाएगा तो जल में मर जाएगा। और ये किसके नाम है, विटामिन के नाम है। किसके नाम है, विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी कि ये जल में घुलनशील नहीं होते। अब बचा कौन, बचा बी और सी। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, टायलिन तथा लाइसोजाइम दोनों पाए जाते हैं। टायलिन तथा लाइसोजाइम दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। तो पेशीय संकुचन को क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृमि रूपी परिशेषिका भाग है। तो कृमि रूपी परिशेषिका किसका भाग है, बड़ी आंत। बड़ी आंत को कोलन भी बोला जाता है। तो ये कृमि रूपी परिशेषिका कोलन बड़ी आंत का भाग होता है। नेक्स्ट है, ग्रासनली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। तो ग्रासनली द्वार पर लटकी होती है एक पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना, उसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या होती है। तो ये दांतों का प्रकार है चवर्णक। तो ये 6 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 6। नेक्स्ट है, किडवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो 2023 का है ये। ठीक है, 2023 में आया है। तो देखो सबसे पहले किडवन में यह है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये सही नहीं है बोला है उसने, है ना, कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये सत्य है। यह सामान्यतः यीस्ट में पाया जाता है, ये भी सत्य है। फिर इस प्रक्रम में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 तथा एथेनॉल में परिवर्तित होता है, ये भी सही है। अब यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, नहीं, ये प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण नहीं होता है। तो ये 2023 में आ चुका है और ये इसके लिए सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूपिका ब्रैकेट में वायु कोष्टिका किस में पाई जाती है ना, ये फेफड़ों में पाई जाती है। किसमें, फेफड़ों में। देखो 2023 का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, फेफड़ों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। किसमें, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है, इसमें बनता है आपका ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है। तो 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। ठीक है, ये देखो 2023 का एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पादपों में जाइलम का कार्य है। तो पादपों में जाइलम का क्या कार्य है, जल का परिवहन कराने का, जल को इधर से उधर ट्रांसफर कराने का। ठीक है, जाइलम का। उसके बाद में है नेक्स्ट, ये भी 2023 का है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है। तो देखो ये वही वाली चीज़ आ गई, भी हमने ऊपर पढ़ा था कि जल का परिवहन तो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जाइलम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने आप में याद रखिएगा। पादपों में जल के परिवहन के लिए होता है। देखो एक क्वेश्चन, देखो आप ये देखिए कि एक जाइलम के बारे में लगातार 3 क्वेश्चन आया और तीनों 2023 में, यानी कि अलग अलग सेटों में आए होंगे ये। ठीक है, तो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि पादपों में जल के परिवहन के लिए क्या यूज़ होता है, जाइलम यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, जाइलम। नेक्स्ट है, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। तो पौधों में जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी है, जल के वहन के लिए। वही चीज़ आ गई, परिवहन के लिए। ठीक है, अब देखो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है तो किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। तो समझा आपने कि जल का परिवहन किसके द्वारा हो रहा था, जाइलम के द्वारा, और भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है, फ्लोएम के द्वारा। क्लियर होगी मेरी बात।
अब देखिए डिक्सन और जॉली किससे संबंधित है, ये रसारोहण से संबंधित है। किससे? रसारोहण से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और डेली लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। रक्तदाब मतलब क्या हो गया? ब्लड प्रेशर। तो बीपी कितना होना चाहिए नॉर्मल? तो 120/180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 120/180। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव के हृदय में कोष्ठों या कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 कोष्ठों की संख्या होती है। कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, कहाँ से आता है? बाएं आलिंद में। किस में आता है? बाएं आलिंद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है कौन? महाधमनी ले जाती है। कौन ले जाती है? महाधमनी। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है महाधमनी। ठीक है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? पल्मोनरी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। नेक्स्ट है, रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के 4 समूह होते हैं, 4 ग्रुप्स हैं ब्लड के, रुधिर के। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीम यानी कि हीमोग्लोबिन के, है ना, हीमोग्लोबिन की कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लसिका में नहीं पाई जाती। तो लसिका में क्या नहीं पाई जाती? आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का और इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। आपने पढ़ा होगा, अगर वृक्काणु नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत जल्दी डालूंगा वीडियो उसकी। तो वृक्क जो है वो उत्सर्जन से कनेक्टेड होता है। अब यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वृक्क नलिका संबंधित होती है किससे? उत्सर्जन से। किससे होती है? उत्सर्जन से। नेक्स्ट है, वोमेन संपुट का किसका भाग है? तो वोमेन संपुट जो होता है वो वृक्क नलिका का भाग होता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मूत्र निर्माण होता है। तो मूत्र निर्माण कहाँ पर होता है? वृक्क में होता है। किस में होता है? वृक्क में। ये हमारे टॉप 50 MCQs थे जो हमने ख़त्म कर लिए हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय गाइस।